हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 5 देखते हैं। आज का चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आइए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पिछला वीडियो देखना है, इसका पिछला पार्ट देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके रिवीजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर चलते हैं। धन का निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। देखिए दोस्तों, धन का निष्कासन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि भारतीय धन का ब्रिटेन जाना तथा उसके बदले में कुछ न प्राप्त होना, इसको ही धन का निष्कासन का सिद्धांत बोलते हैं। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादाभाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया? काउसजी डाबर। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? श्रीरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 ईस्वी में असम में हुआ था दोस्तों। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आइए दोस्तों प्रमुख कृषि पद्धतियाँ देखते हैं। प्रथा, 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों द्वारा अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नीलों की खेती करना और रिवाज होता था। आइए दोस्तों 3 कठिया प्रथा के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें दोस्तों किसानों को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। किसान को उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती दोस्तों, नील की खेती जो होता था, इसकी जड़ें
बहुत लंबी लंबी होती थी, जो जमीन के नीचे जाकर उपजाऊ जमीन को बंजर बना देती थी। अगला है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पकों के आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी रूप में धन देते थे। आइए दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था दोस्तों 3 प्रकार की थी। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा मालवाड़ी बंदोबस्त। पहले दोस्तों ऐसे नहीं याद करेंगे, डायरेक्ट ऐसे याद करते हैं, क्योंकि ऐसे याद करने में आसानी होता है। पहला अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा मालवाड़ी बंदोबस्त। अब दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ, देखिए लागू करता कौन है, कौन लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में। दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो से पहले कर्नल रीड ने जारी किया था, लागू किया था 1792 ईस्वी में। दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त में टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में, इसके पहले भी कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में लागू किया था। मालवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी 1822 ईस्वी में। दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी 1822 ईस्वी में। दोस्तों इसमें मार्टिन बर्ड भी थे। आइए दोस्तों देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ये बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस क्षेत्र में व्यवस्थित था। इसमें दोस्तों इसमें देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा फेमस है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों बम्बई, मद्रास और असम, विशेष रूप से मद्रास में था दोस्तों। और मालवाड़ी बंदोबस्त जो हॉट मैकेंजी ने लागू किया था 1822 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों में लागू था। देखिए दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त समस्त भारत का 19% भाग पर लागू था। वहीं रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% पर था और मालवाड़ी बंदोबस्त 30% पर था पूरे भारत का दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें और कुछ बताते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये दोस्तों सरकार इसमें 10/11 भाग लेता था और जमींदार को 1/10 भाग मिलता था। और पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में 19% भाग पर लागू हुआ था ये अस्थाई बंदोबस्त। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी बोला जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के पहले लगान जमा करना होता था, इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान से सीधे लगान वसूल किया जाता था। ये 1/2 भाग ब्रिटिश लेते थे। टोटल का 50% ब्रिटिश लेते थे और 50% यहाँ किसान लेते थे। ये पूरे का 51% भाग पर लागू हुआ था।
अब दोस्तों मालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखते हैं। ये हॉल्ट मैकेंजी 1822 ईस्वी में लागू किया था। इसमें दोस्तों सीधे महाल मतलब गांवों से कर को वसूला जाता था। मालवाड़ी बंदोबस्त में ये दोस्तों पूरे भारत का 30% भाग पर लागू था। आगे आइए दोस्तों, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू हुआ था? रैतवाड़ी बंदोबस्त 51% दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। आइए दोस्तों, भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, जिसका शासनकाल दोस्तों 1848 से 1856 तक था। दोस्तों डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक रेल चलाया गया। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको चेक कर आप रिवीजन कर सकते हैं।